नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन को सता रहा है एक्साई चीन का डर। जी आपको बता दें, शी जिनपिंग के नई चाल हो चुकी शुरू। एक्साई चीन में क्या कुछ बड़े कारनामे कर रहा है चाइना, इसके बारे में आपको बताएंगे। भारत की सेनाओं की आक्रामकता के बीच चीन डरा हुआ है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल एलओसी पे पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेनाओं ने दिया मुंहतोड़ और करारा जवाब। पाकिस्तान के 2 सैनिकों को जहन्नुम में भेजा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। उस बीच बड़ी खबर, आज विजय दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। विजय दिवस 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के किए थे 2 टुकड़े। देश भर की सेनाओं के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच विजय दिवस पे नौसेना ने जारी किया वीडियो। पाकिस्तान और चाइना को दी खुली चुनौती, इसके बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पर आपको बता दें फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने वार मेमोरियल पे जलाई स्वर्णिम विजय मशाल। चीन को दी खुली चुनौती, कहा भारत की तरफ आंख दिखाने वाले को, भारत को आंख दिखाने वालों को आंखें निकाल ली जाएंगी। इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज होंगे नष्ट नस्त नाबूद। भारतीय नौसेनाओं के पास जल्द होंगी 38 खतरनाक मिसाइलें। तो सब कुछ खबरें दोस्तों आपको जानना बेहद जरूरी है। जहां भारत को G17 में न्योता मिलना एक बड़ी जीत, बड़ी कामयाबी ब्रिटेन द्वारा, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानने के लिए, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल चाइना के तहखाना, जी हाँ, सैटेलाइट से चीन हुआ पूरी तरीके से बेनकाब। अक्साई चीन में शी जिनपिंग की साजिश का खुलासा। शी जिनपिंग अक्साई चीन को लेकर बेहद डरा हुआ है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है अक्साई चीन को लेकर। दरअसल आपको बता दें, सीमा से बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीन को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, अक्साई चीन को लेकर चीन डरा हुआ है। जहां एक तरफ पाकिस्तान एलओसी पे भारतीय सेनाएं आक्रामकता, वहीं एलएसी पर भी भारतीय सेनाओं की आक्रामकता को देखते हुए बीआरओ जिस तरीके से अक्साई चीन तक सड़कों का जाल बुन दिया है। और इस कड़ाके की ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, जहां एक तरफ चाइना की सेनाएं यानी 24 घंटे भी सीमा पर नहीं डट पा रही हैं और उनको हर 24 घंटे में सैनिकों को बदला जा रहा है, वहीं भारतीय सेनाओं की आक्रामकता को देखते हुए अक्साई चीन में अब चीन की नई साजिश निकल के आ रही है। दरअसल चीन अब लद्दाख के बाद अक्साई चीन में हेलीपैड बनाना शुरू कर दिया है। अक्साई चीन में न केवल हेलीपैड बना रहा है, हेलीपोर्ट बना रहा है, बल्कि कई लड़ाकू विमानों को अक्साई चीन के एरिया में लगाने की भी अब शुरुआत कर चुका है। इसके खुलासा सैटेलाइट से किया गया है। आपको बता दें, माना जा रहा है कि केवल चाइना द्वारा अक्साई चीन को सुरक्षित करने का एक कदम है। हालांकि भारतीय सेनाएं अपने पर अटैक ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से आक्रामक भी हैं। और यही कारण है कि आपको बता दें, भारतीय सेनाएं चीन से सटे इलाकों के कई टॉप चोटियों पर कब्जा भी कर लिया है। और अब तो एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि चीन भारतीय सेनाएं ऐसी ड्रेस पहनने वाली हैं जिससे चीनी सैनिकों यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नज़रों में भी नहीं दिखेंगी दूर दूर तक। और वो जस के तस उसी एरिया में, यानी जिस एरिया में जाएंगे उसी एरिया में वो घुल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल नौशेरा सेक्टर में सीज फायर वायलेशन एलओसी पर करने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब। 2 पाकिस्तानी इस सेना के जवानों को 72 घोड़ों के पास भेजा गया। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर में नौशेरा सेक्टर के पास 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को यहां सीज फायर वायलेशन किया गया है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ और करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर कर दिया है। सेना के सूत्रों ने बुधवार को इस बात की भी जानकारी दी है। इससे पहले 10 दिसंबर को पाकिस्तान सेना ने सीमा पर रात भर फायरिंग की थी। फायरिंग के केंद्र जम्मू कश्मीर का पुंछ सेक्टर था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मार गिराए थे। उनके 3 सैनिक घायल भी हो गए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में 24 नवंबर को पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के एक हवलदार शहीद हो गए थे। भारत ने भी पाकिस्तानी सेना को उसी भाषा में जवाब दिया था। दोनों देशों के बीच 1999 में सीज फायर वायलेशन को लेकर समझौता भी हुआ था। पाकिस्तान इस समझौते का लगातार उल्लंघन भी कर रहा था। इसी साल 32 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट दोस्तों। आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में पाकिस्तान के हुए थे 2 टुकड़े। 1971 की है ये बात। सेना ने किया सैनिकों को सलाम, सत सत नमन है उन वीर जवानों को। जी दरअसल
1971 में भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की थी। आपको बता दें 7वां बेड़े की धमकी देने वालों को करारा जवाब देकर भारत की शक्ति व संप्रभुता का झंडा गाड़ दिया गया है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कार्यशाली व भारतीय सेना के अधिकारियों ने जवानों ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था और एक नए देश बांग्लादेश का भी निर्माण कर दिया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिस तरीके से खास करके हरकत रह कर अभी कर रहा है वही हरकत पहले भी करता था, लेकिन 1971 में जो बड़ी हिमाकत किया उसका करारा जवाब लगा था। आपको बता दें कि भारतीय के वीर जवानों ने 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे। तो दोस्तों इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। इस विजय दिवस पर जय हिंद जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। विजय दिवस पर नौसेना ने जारी किया वीडियो, लिखा हर काम देश के नाम। नौसेना ने दिखाई अपनी ताकत की एक झलक। विजय दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने भारतीय सैनिकों के शौर्य और वीरता को याद करते हुए वीडियो जारी कर दिया है। नौसेना ने भारत के 1971 के युद्ध के ऐतिहासिक पलों और हमलों को एक बार फिर याद किया है। इसके अलावा घातक ट्राइडेंट ऑपरेशन और पाइथन ऑपरेशन की झलक भी दिखाई गई है। वीडियो के अंत में लिखा गया है कि हर काम देश के नाम। ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पहली बार भारतीय नेवी ने एंटी शिप मिसाइलों से कराची की नेवल हेडक्वार्टर पर बम बरसाने शुरू किए गए थे। इस ऑपरेशन में भारतीय नेवी के विद्युत क्लास की मिसाइल नाव INS निपट, INS निर्घट और INS वीर भी शामिल हैं। तो दोस्तों इस वीडियो ने चीन और पाक की नींदें हराम कर दी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें पलक झपकते ही चीन के जंगी जहाज होंगे नष्ट। भारतीय नौसेना के पास जल्द होंगी 38 खतरनाक मिसाइलें। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे भारत चीन सीमा में जारी विवाद के बीच पाकिस्तान के साथ लगातार सीमा पर चलने वाली तना के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। नौसेना अपनी नए युद्धपोत के लिए 38 नए ज़्यादा रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने जा रही है। इन मिसाइलों के जरिए से 450 किलोमीटर दूर किसी भी दुश्मन के लक्ष्य को आसानी से भेजा जा सकेगा। अगर चीन और पाकिस्तान का भी कोई जंगी जहाज इन मिसाइलों के सामने आएगा तो उस पर भी निशाना बनाकर उसे पलक झपकते ही नष्ट कर दिया जाएगा। इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना के निर्माणाधीन विशाखापत्तनम श्रेणी के युद्धपोतों पर फिट किया जाना है, जो कि आने वाले समय में सक्रिय सेवा में शामिल होंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 38 अधिक रेंज की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और जल्द ही से मंजूरी मिलने की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। ब्रिटेन में G17 की बैठक में शामिल हो रहे का न्योता भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है। जी हाँ, ब्रिटेन ने G17 समूह की आगामी बैठक में शामिल होने के लिए भारत को भी निमंत्रण भेजा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि फिलहाल ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के आगामी G17 समिट में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है। इस बैठक की मेजबानी ब्रिटेन ही करने वाला है। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल G17 सदस्य देशों के भारत और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया मिलकर विस्तारवादी और आक्रामक चीन को काउंटर भी करेंगे। चीन के लिए लोकतांत्रिक देशों का ये समूह तगड़ा चुनौती पेश करेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें 7 साल पहले ही अजीत डोवाल ने चीन की चालबाजियों की कर दी थी भविष्यवाणी। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल VIP थिंक टैंक के निर्देशक के रूप में अजीत डोवाल 3 जुलाई 2013 को प्रकाशित चीनी खुफिया फॉर्म अ पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स के शीर्षक से एक सेमिनल पेपर लिखा था। इस पेपर में चीन की चालबाजियों के बारे में जानकारी दी गई थी। पेपर में चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS द्वारा धर्मशाला में दलाई लामा और केयाने और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISIS की मदद से भारत विरोधी नॉर्थ ईस्ट विद्रोह समूहों का समर्थन करने का विस्तार से लिखा गया था। इसके अलावा चीनी एजेंसी द्वारा तिब्बत में लगी सीमा पर भारतीय सेना की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए लेकर भी पेपर में लिखा गया था। पेपर का निष्कर्ष है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वर्षों में सामरिक, तकनीकी और रणनीतिक स्तरों पर अपनी खुफिया क्षमताओं को बेहतर किया गया है। तो दोस्तों अजीत डोवाल काफ़ी दूरदर्शी भी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आज जम्मू कश्मीर DDC इलेक्शन 7वें चरण के 31 सीटों पे वोटिंग आपको बता दें 4 बजे तक लगभग 40% वोटिंग मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर से। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में अब शांति बहाली लगभग हो चुकी है और मतदान भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच मतदान हो रहे हैं और इस बीच 7वें राउंड में आज मतदान हो रहे हैं 35
सीटों पर मतदान हो रहे हैं, 31 सीटों पर, जहां 4 बजे तक 40% मतदान हुए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, फेसबुक ट्विटर जैसी कंपनियों के लिए EU और ब्रिटेन में नियम अब बेहद कड़े, गड़बड़ी पर देना होगा भारी भरकम जुर्माना। बड़ी इंटरनेट कंपनियों के खिलाफ ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने अपना बड़ा रुख कर दिया है। फेसबुक, अमेजन, गूगल, एप्पल, ट्विटर जैसी कंपनियों ने अपनी कंपटीटर कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के दौरान गलत तरीका अपनाना या फिर अपने प्लेटफॉर्म का पर यूजर्स की प्राइवेसी को बचाने में नाकाम रही तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन ने अपने बहुप्रतीक्षित डिजिटल रेगुलेशन को लागू कर दिया है। वहीं ब्रिटिश सरकार ने ऑनलाइन पर नुकसानदेह कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नए नियम भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल ईरान के टुकड़े करना चाहता है तुर्की की नई चाल। प्रेसिडेंट अर्दोगान ने अज़ेरी अलगाववादियों को उकसाया। जी हाँ, दरअसल तुर्की की एक बेहद ख़राब हरकत जो ये है वो आतंकियों को, यानी सीधा किसी देश पे अटैक नहीं बल्कि आतंकियों के जरिए वो किसी देश को कमज़ोर करता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने ईरान की ज़मीन हासिल करने के लिए नई चाल चल दी है। विवादित नागोर्नो काराबाख के कुछ क्षेत्रों पर अजरबैजान की जीत के बाद 10 दिसंबर को अजरबैजानी सेना की एक परेड को राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान देखने गए थे। इस दौरान उन्होंने अरस नदी का जिक्र करते हुए एक विवादास्पद कविता को गाया है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने कविता का विवादास्पद हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा है कि फिलहाल उन्होंने अरस नदी को अलग कर दिया है और उस चट्टानों पर भी भर दिया है, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। उन्होंने उसे जबरन अलग किया था कई तरीके के बाद, जिससे ईरान भड़का हुआ भी था। और ईरान को लेकर अब बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अज़ेरी अलगाववादियों को उकसा रहा, जो ईरान नेतृत्व के लिए बहुत चिंता का कारण है। हम चलते हैं अगले अपडेट। मुंबई के चर्चित मेट्रो कार सेट प्रोजेक्ट पर रोक, ठाकरे सरकार को बड़ा झटका। जी हाँ, मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई के विवादित मेट्रो कार सेट प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। यह आदेश महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार को झटका माना जा रहा है। पिछले वर्ष आरे में इस प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसे कंजूर मार्ग पर बनाने का फैसला किया गया था। अब इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। आरे में सुरक्षित वन भूमि पर शेड बनाने के कड़े विरोध के बाद मुंबई के कांजूर मार्ग पर मेट्रो का कार शेड का निर्माण होना था। अब महाराष्ट्र सरकार शेड निर्माण के लिए भूमि आवंटन को लेकर 15 अक्टूबर 2020 को जारी आदेश वापस लेने को तैयार हो गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते। फिलहाल बड़ी खबर केरला से निकल के आ रही। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत निकाय चुनाव में। जी हाँ, भाजपा ने दिखाया दम। तिरुवनंतपुरम में तीनों वार्डों पर जबरदस्त जीत। केरला में आज स्थानीय निकाय चुनाव में मतगणना जारी है। मतगणना हो रही है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 244 केंद्रों में वोटों की गिनती जारी है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF ने तिरुवनंतपुरम निगम के जीत दर्ज की है। इस बीच 100 वार्डों में से LDF को 51, NDA को 34, UDF को 10 और अन्य को 5 वार्डों में जीत मिली है। आपको बता दें कि इसमें NDA भी प्रचंड जीत दर्ज करती दिख रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छी खबर है NDA के लिए दोस्तों, खास करके केरला जैसे जिहादी इलाकों में जहां पे मुस्लिमों की संख्या 100% में बड़ी है, यानी सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही हैं केरला में, लेकिन उसके बावजूद भी NDA का जीतना ये अपने आप में एक अच्छा रुझान है। हम चलते हैं अगले अपडेट। हिंदू मुस्लिम आबादी देख किया वार्डों का गठन, फिर भी कांग्रेस के खिलाफ गए 64% वोट। जी राजस्थान से बड़ी खबर। दरअसल बीजेपी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने 12 जिलों के 50 निकायों में संपन्न हुए चुनाव को लेकर कहा है फिलहाल कांग्रेस के खिलाफ 64% मतदान हुआ है। वार्डों का गठन हिंदू मुस्लिम आबादी को देखते हुए किया गया था ताकि जनता को बांट कर चुनाव जीता जाए। उन्होंने कहा है कि वार्डों में वोटरों का इस तरीके से बंटवारा किया गया था जिनमें कांग्रेस का बड़ा फायदा मिले। उन्होंने चाकसू नगरपालिका, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों के वार्डों की सूची जारी कर अपनी बातों को प्रमाणित करने का दावा किया। कटारिया ने कहा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी की बड़ी सफलता मिली थी और ये सच है कि जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि परिणाम के इतने दिन बाद भी 20 दिसंबर को अध्यक्ष पद का चुनाव कराना भी सरकार की एक सोची समझी साजिश है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने हिंदू और मुसलमानों के वार्डों को डिवाइड किया और आपको बता दें कि कई कम अल्पसंख्यक हिंदू एरिया में मुस्लिमों को जोड़ दिया गया। इस वजह से कांग्रेस जीत रही है, जो कि ठीक नहीं है और इस तरीके से वार्डों का विभाजन अपने मनमाने ढंग से कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही। सीनियर सिटीजन को मोदी सरकार का गिफ्ट, एयर इंडिया फ्लाइट में अब लगेगा हाफ टिकट। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को तोहफा दे दिया है। देश में 60 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया के टिकट आधे दाम में बिकेंगे। विमानन मंत्रालय द्वारा बुधवार को इस बारे में जानकारी साझा की गई है। एयर इंडिया की वेबसाइट पर इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
जिसके मुताबिक ये नियम लागू किए जाएंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्त भारत में स्थायी रूप से रहने वाले वरिष्ठ नागरिक जो यात्रा की तिथि को 60 वर्ष हो चुके हैं को अब बड़ी छूट मिलेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, श्री कृष्ण जन्म स्थान। अब हिंदू आर्मी चीफ ने श्री कृष्ण विराजमान का वंशज बन मांगा अपना हक। जी हां, दरअसल मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के मामले को लेकर अब एक के बाद एक कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। अधिवक्ता रंजन अग्निहोत्री के बाद हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव की ओर से एक दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भदौरिया की अदालत में दाखिल किया गया है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण विराजमान का वंशज होने का दावा ठोक दिया है। अदालत में मनीष के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को यह दावा लिखित किया है। उन्होंने वर्ष 1967 में श्री कृष्ण जन्मस्थान की जमीन को लेकर हुए समझौते की डिग्री को निरस्त करने की मांग की थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। बेरोजगारों को 10 लाख रुपए तक मिलेगा कर्ज, जबकि कोरोना का मुफ्त में मिलेगा टीका। 50-50 हज़ार छात्राओं को भी मिलेगा। 25,000 इंटर की पास लड़कियों को मिलेगा। दरअसल बिहार कैबिनेट की आज शाम हुई बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बड़े फैसले लिए गए हैं। कई बड़े फैसले, जिसमें 20 लाख रोजगार सृजन के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास हुआ है। बिहार सरकार ने 20 लाख रोजगार देने के लिए कैबिनेट पर प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके साथ ही IIT और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर बनाने की भी प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है। तकनीकी शिक्षा में हिंदी भाषा को जोड़ने का भी निर्णय लिया गया है। छात्रों के बीच कैबिनेट ने आज जिन प्रस्ताव पर मुहर लगाई है उनमें अविवाहित महिलाओं के इंटर पास करने पर 25,000 और स्नातक पास करने पर 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन शहरों में बुजुर्ग लोगों की बहुमंजिला इमारत बनाने का भी फैसला किया गया है। तो कई तरीके के सरकार ने प्रस्ताव पास किए, जो कि बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट। सियासी जमीन और गठबंधन की तलाश में लखनऊ पहुंचे AIMIM चीफ असद ओवैसी। ओम प्रकाश राजभर से की मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 विधायकों की जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के हौसले बुलंद हैं। अब पार्टी ने अपनी निगाहें 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर गड़ा दी हैं। सियासी जमीन और गठबंधन की तलाश में असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को लखनऊ पहुंचे हैं और ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। ओम प्रकाश राजभर के बाद उन्होंने पीस पार्टी के नेता अब्दुल मन्नान से भी मुलाकात की है। अब्दुल मन्नान ने पीस पार्टी छोड़कर ओवैसी की पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि कुछ समय पहले सब खबर आई थी कि मायावती के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, जबकि शिवपाल यादव से लगातार ओवैसी संपर्क में है, तो ये एक गठबंधन बड़ा बन सकता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आश्रम के खिलाफ फिर ट्रेंड हुआ बैन आश्रम वेब सीरीज। जी हाँ, क्या है पूरा माजरा? दरअसल MX प्लेयर के वेब सीरीज आश्रम सोशल मीडिया पर खास चर्चा में है। सीरीज को लेकर बायकॉट या बैन करने की मांग लगातार आ रही है। ट्विटर पर बुधवार को बैन वेब सीरीज आश्रम ट्रेंड करने के लगा है। लोगों ने एक बार फिर से आवाज़ उठाई और सोशल मीडिया पर यह शोर मचा है कि इस सीरीज में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लोग अपने ट्वीट्स के जरिए ये मांग कर रहे हैं कि सीरीज को बैन किया जाए। वहीं एक्टर बॉबी देओल और निर्माता निर्देशक प्रकाश झा को जोधपुर की अदालत ने लीगल नोटिस भेजा है। इसकी सुनवाई 11 जनवरी को की जाएगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। बिहार बीजेपी में बुजुर्गों का दौर खत्म। कैबिनेट में युवाओं को तरहीज देने की तैयारी में है बीजेपी। बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में सहयोगी जेडीयू के साथ सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत नीतीश कुमार की सरकार के प्रस्तावित कैबिनेट विस्तार में पार्टी के युवा नेताओं को शामिल किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेजने और पार्टी के अन्य दिग्गजों को विधानसभा और समितियों में शामिल करने के बाद पार्टी अब युवा विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने का प्लान बना रही है। इस बीच आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, सम्राट चौधरी जैसे युवा विधायकों को शामिल किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बीजेपी सांसद सनी देओल को मिले वायु श्रेणी की सुरक्षा। अब साथ रहेंगे 11 जवान 2 PSO। बॉलीवुड एक्टर से बीजेपी सांसद बने सनी देओल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वायु कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम हमेशा मौजूद रहेगी। सनी देओल की यह सुरक्षा उनकी जान के खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई है। वायु श्रेणी की सुरक्षा के तहत उनके साथ 11 जवान और 2 PSO रहेंगे। सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। गुरदासपुर भारत और पाकिस्तान सीमा के पास है। सनी देओल की सुरक्षा ऐसे वक्त में बढ़ाई गई है जब पाकिस्तान में कृषि कानूनों का भारी विरोध हो रहा है। किसान संगठनों ने भी बीजेपी के नेताओं मंत्रियों को घेराव करने की बात कही है। सनी देओल पंजाब से ही आते हैं, ऐसे में लंबे वक्त तक कृषि कानूनों के मसले पर उनकी चप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।